हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेखर आनंद है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस S2 केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या होते हैं। बेटा आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं, साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सेशन, न्यू लेक्चर, और वो पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट तो कौन कौन से होते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे आज हम। इसमें सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कार्बोकेटायन क्या होता है। तो देखो बेटा, एक कार्बन होता है और उस कार्बन से 3 एटम्स कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए लिया मैंने, यहाँ पे बी लिया और यहाँ पे डी लिया, और इस कार्बन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलते हैं कार्बोकेटायन। जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसे 3 बॉन्ड होते हैं उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। तो अगर आप इस कार्बोकेटायन को देखोगे तो इस कार्बोकेटायन के पास 3 बॉन्ड है, और आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसे स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास 6 ही है, तो उसे हम बोलेंगे ये कौन है। अरे कार्बोकेटायन कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। याद रखो कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसे जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन की। कार्बोकेटायन को जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन की। तो बोलो मुझे इन तीनों का फंक्शन क्या होना चाहिए, ये कौन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने चाहिए बेटा। याद रखो अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ये चार्ज क्या होगा, कम होगा। एक पॉइंट आपको बोल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। जब भी किसी आइटम पर चार्ज होता है ना, वो अनस्टेबल होता है। जैसे कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का रीजन ये है कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो ठीक है, लेकिन उस पर चार्ज है तो वो अनस्टेबल है। तो स्टेबल कब होगा, जब उसका चार्ज कम होगा। अभी पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होगा, जब इस पॉजिटिव चार्ज को जो 3 एटम कनेक्टेड है वो अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज, वो अगर निगेटिव चार्ज देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा। यानी अगर ये 3 एटम्स या 3 ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स है तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मैं ऐसे लिखता हूं कि स्टेबिलिटी, यहां पे लिखता हूं बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is directly proportional to इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या डोनेटिंग एटम जो होते हैं उसे बोलते हैं, हमने देखा था बेटा, याद करो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने डिस्कस किया था, जो एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे प्लस आई ग्रुप कहते हैं, उस इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कब, जब उस कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होंगे। और इमेजिन करो, थोड़ा सा सोचो, अगर इस कार्बोकेटायन को ये जो 3 एटम है ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं तो क्या होगा, ये एटम ए इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी निगेटिव चार्ज खींचेगा, यानी इस कार्बन पे क्या इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। और जितना चार्ज बढ़ेगा उतना वो कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। याद रखो, इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में उसे बोलते हैं क्या, माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखो, यहां से सारे आपके क्वेश्चन आज बनने वाले हैं।
और वो पॉइंट क्या है कि कार्बोकैटायन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास ये कार्बोकैटायन है, ओके, मेरे पास ये कार्बोकैटायन है दूसरा, और मेरे पास ये कार्बोकैटायन है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूं मैं, यहाँ पे H लिख दिया मैंने, वहां पे होना चाहिए था क्या CH3, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा H और यहाँ पे भी होगा H। ओके, तो ये तीसरा कार्बोकैटायन है। इन तीनों कार्बोकैटायन को अगर आप देखोगे तो डिफरेंस देखो, याद रखो बेटा, एक पॉइंट आपको बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर में अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी वगैरह, तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस कार्बन को कितने CH3 है, इस कार्बन को 3 CH3 है, इस कार्बन को देखो बेटा 2 CH3 है, लेकिन यहाँ पे CH3 तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इस कार्बन को एक ही CH3 है और इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन है। सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यह है कि इस कार्बोकैटायन को 3 CH3 है, इसको 2 CH3 है और इसको एक ही CH3 है। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो अल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर तीनों इलेक्ट्रॉन देते तो चार्ज कम होगा, और अगर चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, डोनेट करने वाले ग्रुप 2 ही है और यहाँ पे देखो डोनेट करने वाला ग्रुप एक ही है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगी, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा बोलो, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होगा। सपोज इसे फर्स्ट बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं और इसे थर्ड बोलते हैं, तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज ये कार्बोकैटायन पे होगा, क्योंकि 3 डोनर है तो तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो चार्ज कम हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, उसके बाद होगा सेकेंड और उसके बाद होगा थर्ड। लेकिन एक पॉइंट और एक बोलता हूं बेटा, ये कार्बोकैटायन देखो 3 कार्बन से अटैच है तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन देखो 2 कार्बन से अटैच है तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन देखो 1 कार्बन से अटैच है तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आपके पास एक 3 डिग्री, 2 डिग्री, अगर 1 डिग्री, ऐसे डिफरेंट कार्बोकैटायन होते हैं तो याद रखो 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री से। लेकिन वो 3 डिग्री वाली जो अल्किल ग्रुप है, वो जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, वो डोनेटिंग होने चाहिए। ओके, चलो और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज 1 2 3 और 4, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे आ रहा है अल्किल, तो डिस्टेंस अगर सेम होगा तो आपको पावर चेक करना है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मोर पावरफुल कौन है। तो -I का पावर ज्यादा है, अल्काइन का पावर ज्यादा है अल्कीन से। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था -I इफेक्ट ज्यादा पावरफुल किसका होता है, अल्कीन का या अल्काइन का, अल्काइन का। इसका -I ज्यादा पावरफुल है और इसका -I वीक है, थोड़ा सा अल्काइन से कम है, तो ये ज्यादा खींचेगा, तो ये ज्यादा खींचेगा तो ये चार्ज और इंक्रीज होगा, ये कम खींचेगा तो ये चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज होगा, यानी इन दोनों में कंपेयर करते हो तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, ओके, और मेरे पास ये कार्बोकैटायन। अभी अगर आपसे पूछता है वो कि इन दोनों में स्टेबल कौन है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे ज्यादा, देखो ना डिस्टेंस तो सेम है, इसे 1, इसे 2, इसे 3 बोलते हो तो थर्ड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसे अगर 1 बोलते हो, 1 2 3, तो थर्ड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो दोनों में चेक करो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I पावरफुल किसका है, NO2 का। तो NO2 का पावर ज्यादा है तो ये ज्यादा खींचेगा, ये NO2 क्या करेगा बेटा, ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन। इसका -I बहुत पावरफुल है और इसका -I थोड़ा सा वीक है इसके कंपैरिजन में, तो ये इन दोनों में कंपेयर करते हो तो ये ज्यादा स्टेबल आएगा फिर।
याद रखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रांग होगा उतना कार्बोकैटायन पे चार्ज बढ़ेगा और वो कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखो नेक्स्ट। देखो बोलो बेटा, इन दोनों में स्टेबल कौन होगा? अभी ये तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है ये। इसमें क्या है, इसमें NO2 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई। और CH3 का कौन सा लग रहा है? प्लस आई। यानी CH3 देगा, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज कम होगा, और अगर चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? चलो और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। और एक एग्जांपल मेरे पास है, देखो ओके, इन दोनों में कंपेयर करना है। अभी इन दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो बेटा, यहाँ पे CH2 है लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यानी ये जो ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप कौन सा होगा बोलो? ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ये माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। और ये पूरा पूरा ग्रुप कौन सा हो जाएगा बेटा? प्लस आई ग्रुप होगा। तो प्लस आई ग्रुप अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ये माइनस आई अगर होता है तो यह कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो चलो नया नया और एक एप्लीकेशन देखते हैं, और एक एप्लीकेशन देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का, और वो एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सबसे पहले आप फ्री रेडिकल को समझो, फ्री रेडिकल होता क्या है। हमने एक लेक्चर में देखा था, पहला वीडियो अपना, सेकंड वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस। तो होमोलिसिस में बनता है ये रेडिकल। देखो बेटा, होमोलिसिस रेडिकल क्या होता है? रेडिकल में कार्बन होता है और उस कार्बन को 3 बॉन्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रुप अटैच किया A, या एटम अटैच किया A, B और D, और इसके पास होता है क्या बेटा? एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन उसके पास है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास है। इस टाइप के कार्बन को जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या रेडिकल या डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो मुझे बोलो बेटा, इस फ्री रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल कितने हैं? एक बॉन्ड में 2 है, ऐसे 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो उसे तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो मुझे बोलो इन तीनों का फंक्शन क्या होना चाहिए? ये तीनों कैसे एटम होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम? इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने लगेगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं उसे प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा, यानी माइनस आई ग्रुप अगर होगा, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी कम होगी। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, सपोज यहां पे मेरे पास है ये फर्स्ट रेडिकल। कौन सा रेडिकल है बेटा? ये 3 डिग्री रेडिकल है। मेरे पास ये रेडिकल है। कौन सा रेडिकल होगा ये? कैसे पहचानते हो? ये रेडिकल कितने कार्बन से है? 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री रेडिकल। और मेरे पास ये है तीसरा रेडिकल, इसे क्या बोलोगे बेटा? 1 डिग्री रेडिकल बोलोगे। तो ये जो 3 रेडिकल है, इनमें स्टेबिलिटी चेक करना है हमें। कैसे चेक करोगे? इन ग्रुप्स का फंक्शन देखो।
ये CH3, इन CH3 का फंक्शन क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं सारे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो रेडिकल को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो डेफिशिएंसी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे कितने प्लस आए? यहाँ पे 2 प्लस आए। यहाँ पे कितने हैं? 1 प्लस आए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसे मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री रेडिकल होगा, फिर 2 डिग्री रेडिकल होगा, और फिर 1 डिग्री रेडिकल होगा। ओके, चलो और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। और एक एग्जांपल, मेरे पास ये कंपाउंड है। ओके, मेरे पास ये कंपाउंड है, यहां पे प्रेजेंट है बेटा क्लोरीन, और यहां पर प्रेजेंट है बेटा कौन? कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? CH3। चेक करो और स्टेबिलिटी बोलो। दोनों में डिफरेंस देखो कहाँ पे है। मुझे तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है जिसका माइनस आई लगता है, और यहाँ पे CH3 है जिसका प्लस आई लगता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये रेडिकल, ये कार्बन की डेफिशिएंसी बढ़ेगी और वो अनस्टेबल हो जाएगा। यानी इन दोनों में फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलो और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, मेरे पास यहाँ पर है बेंजील रेडिकल, और यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या? NH3। यहाँ पर मेरे पास है कौन? बेंजील रेडिकल, और यहाँ पर लगा दिया मैंने क्या? OH। बोलो बेटा, ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा? अभी आपको देखना है क्या? आपको देखना है NH3 कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को लगता है NH3 ने NH2 है। NH2 नहीं है बेटा, NH3 है। और यहाँ पर कौन है? OH है, उसका भी माइनस आई लगता है। अभी चेक करो माइनस आई ज्यादा किसका है? NH3 का माइनस आई ज्यादा है या OH का माइनस आई ज्यादा है? याद रखो बेटा, मैंने माइनस आई इफेक्ट की जो ऑर्डर बोली थी उसमें मैंने बोला था अगर कोई आइटम पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका माइनस आई बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो इस केस में इसका माइनस आई पावरफुल है। अगर इसका माइनस आई पावरफुल है तो ये रेडिकल से ज्यादा खींचेगा, यानी ये अनस्टेबल है, और इसके कंपैरिजन में ये स्टेबल हो जाएगा। आया समझ में? चलो और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं बेटा। और एक एग्जांपल मेरे पास है, और वो एग्जांपल कौन सा है? वो एग्जांपल मेरे पास है, यहाँ पर है NH, यहाँ पर है रेडिकल, यहाँ पर है ऑक्सीजन, और यहाँ पर है रेडिकल। ओके, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है रेडिकल। इन तीनों में चेक करो बेटा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर NH का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आए। ऑक्सीजन का माइनस आए, लेकिन इस ग्रुप का प्लस आए, और अगर प्लस आए होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी इन तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थर्ड। अभी फर्स्ट और सेकंड में ऑक्सीजन का माइनस आई बहुत पावरफुल होता है नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, याद रखो बेटा। तो ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा। ये अगर ज्यादा खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे और वो रेडिकल और अनस्टेबल हो जाएगा। ये थोड़ा कम खींचेगा तो इसकी ये भी डेफिशिएंट होगा, लेकिन ये थोड़ा सा कम रहेगा। ओके, ये यानी इन दोनों में इसका माइनस आई वीक होने के कारण ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट के बाद कौन आएगा बेटा? बोलो। सेकेंड आएगा। दिस इज द ऑर्डर। ओके, दिस इज द ऑर्डर। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, और वो पॉइंट है क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे बेटा। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले देखो कार्बेनियन होता क्या है। एक कार्बन होता है जिसे होते हैं टोटल 3 एटम, A, B और D, और इस कार्बन पर होती है लोन पेयर। लोन पेयर कोई बेटा हम निगेटिव चार्ज भी कहते हैं। तो कार्बेनियन ऐसा होता है कि कार्बन को 3 बॉन्ड होते हैं और एक निगेटिव चार्ज या लोन पेयर होती है। यानी मुझे बोलो इस कार्बेनियन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में है और एक उसके पास लोन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह स्टेबल है या अनस्टेबल है? याद रखो, देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे।
बच्चों को लगता है ऑक्टेट कंप्लीट हुआ यानी उसने उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो बहुत स्टेबल है। ये गलत है बेटा, गलत है ये। यहाँ पे कार्बेनियन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि उसके पास निगेटिव चार्ज है। और मैंने पहले बोला आपको, किसी आइटम पर अगर चार्ज होता है तो वो आइटम अनस्टेबल होता है। ओके, तो कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, कार्बन अनस्टेबल है। तो स्टेबल कब होगा? जब उसका निगेटिव चार्ज कम होगा। और निगेटिव चार्ज कम कैसे होगा बेटा? बोलो, निगेटिव चार्ज कम कैसे होगा? इन तीनों को देख के बोलो, इन तीनों का फंक्शन क्या होना चाहिए? इन तीनों का फंक्शन क्या होना चाहिए? इस कार्बन का निगेटिव चार्ज कम कैसे होगा? इन तीनों ने इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए। अगर ये खींचता है इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज कम होगा, ये खींचता है तो और कम होगा, ये खींचता है तो और कम होगा। यानी पॉइंट क्या लिखेंगे? पॉइंट क्या लिखेंगे? बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। या फिर लिख सकते हैं क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं? प्लस आई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कार्बेनियन में अगर कार्बेनियन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मिलते हैं तो वह स्टेबल होगा, और डोनेटिंग ग्रुप मिलते हैं तो चार्ज बढ़ेगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, तो चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखो, मेरे पास है सबसे छोटू कार्बेनियन मिथिल कार्बेनियन, उसके बाद है बेटा कौन? इथिल कार्बेनियन, और तीसरा तो आप पहचान लोगे कौन सा होगा, बोलो, आइसोप्रोपिल कार्बेनियन। और तीसरा लास्ट बोलो बेटा, लास्ट कौन है जो लास्ट बोलेगा मेरे को? अरे वो मत बोलो और एक CH3 ऐड करो सर, उसका नाम बोलो, नाम। टर्शरी ब्यूटिल कार्बेनियन बोलते हैं बेटा इसे। ऐसे 4 कार्बेनियन मेरे पास है, मिथिल, इथिल, आइसोप्रोपिल और टर्शरी ब्यूटिल। इन चारों में हमें कंपेयर करना है कौन सा कार्बेनियन स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो बेटा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कौन है? एक CH3 और 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 CH3 और यहाँ पर देखो बेटा कितने CH3 है? 3 CH3। अभी कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, चार्ज कम होना चाहिए, लेकिन ये अल्किल ग्रुप है, और अल्किल ग्रुप कौन से होते हैं बेटा? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। यानी इलेक्ट्रॉन देंगे देंगे देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं कार्बेनियन को तो क्या होगा? कार्बेनियन पे चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बोलो, चार्ज बढ़ेगा। अगर चार्ज बढ़ता है तो कार्बेनियन अनस्टेबल हो जाएगा बेटा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देते हैं या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेते हैं? याद रखो, हाइड्रोजन कुछ भी नहीं करते, हाइड्रोजन कुछ भी नहीं करते। हमने पूरी इंडक्टिव इफेक्ट की जो सीरीज देखी थी वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में देखी थी। जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, कार्बन से ज्यादा, वो माइनस आए। जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन कार्बन से कम, वो प्लस आए। बराबर है? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे, चार्ज बढ़ेगा। यहाँ पे 2 देंगे, चार्ज थोड़ा सा बढ़ेगा। यहाँ पे 1 देगा तो चार्ज और थोड़ा सा बढ़ेगा, नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं इलेक्ट्रॉन देता तो यहाँ पे चार्ज एज इट इज रहेगा। तो बोलो मुझे, कौन से कार्बेनियन पे चार्ज सबसे कम है? जितना चार्ज कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे स्टेबल कौन होगा? यहाँ पर लिखता हूं बेटा, मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूंगा। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्यों फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल? क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज सबसे कम है, यहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 3 ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। दैट्स व्हाई मिथिल कार्बेनियन सबसे स्टेबल कार्बेनियन होता है, याद रखो। ओके, चलो कुछ एग्जांपल और लेते हैं। बोलो बेटा, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगी? सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करो।
यहाँ पे NO2 है जो माइनस आए, यहाँ पर NO2 है जो माइनस आए, यहाँ पर NO2 है जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो 3 NO2 है जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो माइनस आई इफेक्ट आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, चार्ज कम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना कार्बेनियंस के करीब होगा, उसके पास होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप खींचेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो याद रखो बेटा, निगेटिव के जितने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सबसे पास है, सेकंड थोड़ा सा दूर है और थर्ड सबसे दूर है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगी बेटा? सबसे स्टेबल होगा 1, फिर होगा 2 और फिर होगा 3। आया समझ में? चलो और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, ये कार्बेनियन है, ये कार्बेनियन है बेटा, और यहाँ पर कौन है? कीटोन है बेटा, C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पे कौन है बेटा? कोई नहीं है, CH2 है। तो बोलो इन दोनों में स्टेबल कौन होगा? अरे इन दोनों में स्टेबल तो फर्स्ट ही होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई, यानी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई, क्योंकि अल्किल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, देगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आया समझ में? ओके, इस तरीके से ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं बेटा। चलो और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं बेटा। बोलो इन दोनों में स्टेबल कौन है? बोलो, आज तो बोलना पड़ेगा आपको। बोलो इन दोनों में स्टेबल कौन है? बोलो। यहाँ पे देखो बेटा, निगेटिव चार्ज से कौन अटैच है? अल्किन अटैच है, और अल्किन का कौन सा इफेक्ट? माइनस आए। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, निगेटिव चार्ज से दो दो माइनस आए है, दो दो माइनस आए है। यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये कौन सा है? प्लस आए, प्लस आए है तो इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज बढ़ेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो चार्ज कम होगा। यानी इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी? ये कंपाउंड की। सेकेंड कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट कंपाउंड। ओके, चलो और एक सॉल्व करते हैं, और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे अभी। चलो बेटा बोलो, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगी? इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलना है बेटा अभी। यहाँ पे देखो, ये अल्किल ग्रुप है, ये अल्किल। पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे कौन है बेटा? कार्बन, और यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कौन सा लगेगा? माइनस आए। यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस आए, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस आए। बोलो बेटा, इन तीनों में सबसे ज्यादा माइनस आए थर्ड में लग रहा है, तो सबसे स्टेबल थर्ड होगा। यहाँ पर एक लग रहा है तो ये स्टेबल होगा, और फिर ये होगा। आया समझ में सबको? चलो और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और एक एग्जांपल है मेरे पास। चलो अभी मिक्स एग्जांपल सॉल्व करते हैं बेटा, मिक्स कार्बोकैटायन कार्बेनियन फ्री रेडिकल के मिक्स एग्जांपल। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसे। ओके, ये दो एग्जांपल अपने पास है, अपने को इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करना है। ठीक है, थोड़ा सा लगा तो ये जो तीसरा एग्जांपल है, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं इसे। ओके, इन तीनों में हमें कंपेयर करना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगी। तो देखो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड, ये कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन को क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन चेक करो बेटा डिफरेंस क्या है।
यहाँ पर दो, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर दो Cl है और Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है, -I लगता है। यहाँ पर भी दो Cl है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, ये Cl का डिस्टेंस पॉजिटिव से दूर है और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव से दूर होगा उतना उसका इफेक्ट कम ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे वो करीब है, यानी दो जोर से खींचेंगे इस कार्बोकैटायन के, लेकिन ये कम खींचेगा क्योंकि कार्बोकैटायन से दूर है। जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना उसका इफेक्ट कम होता जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे। यानी अगर आप इम्पैक्ट की बात करोगे तो इन दोनों क्लोरीन का इस पॉजिटिव चार्ज पे -I बहुत जोर से लगेगा, -I लगेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी इन दोनों में ये स्टेबल हो जाएगा। अभी ये कार्बेनियन है, कार्बेनियन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं तो स्टेबिलिटी कम होती है। यहाँ पे देखो बेटा दोनों डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा -I, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ये वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे तो मुझे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहे हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये NO2 -I और ये NO2 भी -I। ओके, यहाँ पे एक ही NO2 है तो सबसे स्टेबल हो जाएगा थर्ड और इन दोनों में सबसे स्टेबल होगा सेकेंड, तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हम कार्बोकैटायन, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है बेटा क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे बेटा आज। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। सबसे पहले मुझे बोलो एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो वाटर में मिक्स होने के बाद H+ रिलीज करते हैं। जैसे कि आपका ये फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड जब पानी में मिक्स करते हो तो क्या बनाता है, H+ रिलीज करता है और तो ये कंपाउंड है, ये एसिड है, H+ उसने रिलीज किया तो इसे बोलेंगे एसिड। बराबर है? ओके बेटा, तो चलो हम नया पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है आज हम नया पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिक स्ट्रेंथ। इंडक्टिव इफेक्ट से हम एसिडिक स्ट्रेंथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड वीक एसिड है, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में मिक्स होने के बाद H+ रिलीज करता है, उसे बोलते हैं एसिड। ओके, अपने पास एसिड दो होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। तो याद रखो बेटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। अभी हमें जो कंपैरिजन करना है वो सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड का कंपैरिजन करना है, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है, इसे प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो देखो मेरे पास फॉर्मिक एसिड है, क्या है बेटा मेरे पास? फॉर्मिक एसिड। जब मैं इसे वाटर में मिक्स करता हूं वो क्या करता है, H+ रिलीज करता है, और अगर H+ रिलीज करता है तो उसे बोलेंगे एसिड। क्या बोलेंगे बेटा इसे? एसिड। उस एसिड ने H+ देने के बाद जो रिमेनिंग स्पीसीज होती है उसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ओके, अभी ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है ये कैसे प्रेडिक्ट करोगे? जितने एसिड के मॉलिक्यूल है वो अगर कंप्लीट H+ आयन, जितने ज्यादा H+ आयन्स यहाँ पे रिलीज होंगे उतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, अगेन एक्सप्लेन करता हूं, देखो ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है कैसे पहचानोगे? जितने H+ आयन ज्यादा बनेंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये एसिड ने H+ दिया तो जो रिमेनिंग स्पीसीज है बेटा इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो कॉन्जुगेट बेस जो है चलो बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हमने अभी तक डिस्कस किया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बेनियन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है और वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होता है? एसिड क्या होता है? तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में मिक्स करने के बाद H+ आयन रिलीज करता है, उसे एसिड बोलते हैं। ओके, लेकिन याद रखो सपोज मेरे पास एक एसिड लेता हूं मैं, मेरे पास ये एसिड है और ये फॉर्मिक एसिड है। ये जब वाटर में जाता है तो वो क्या करता है? H+ आयन रिलीज करता है। उसने H+ आयन रिलीज किया
तो H प्लस आयन रिलीज करने के बाद जो रिमेनिंग स्पीसीज होती है उसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। अभी ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये कैसे पहचानते हैं? जितने H प्लस आयन ज्यादा बनेंगे उतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितने कम बनेंगे उतना वो वीक एसिड होगा। याद रखो बेटा, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है उसके लिए अब हम वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करते हैं। तो इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? Ka यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो इसके लिए लिखेंगे बेटा HCOO माइनस H प्लस, ओके, डिवाइडेड बाय HCOOH, बराबर है, ऐसे लिखेंगे। तो इसी इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो जितना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना H प्लस ज्यादा होगा उतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी उतनी ही Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। आपके पास और एक रिलेशन होता है बेटा, pKa इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। इसी को हम लिखते हैं log ऑफ Ka रेज टू पावर -1। इसी को हम लिख सकते हैं बेटा log ऑफ 1 अपॉन Ka। यानी यहाँ पे रिलेशन क्या मिलेगा आपको? Ka, pKa और K का क्या रिलेशन है? इन दोनों का रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना K ज्यादा होगा उतना pK कम होगा। यानी जितना K ज्यादा, Ka और H प्लस का रिलेशन क्या है? जितना H प्लस ज्यादा उतना Ka ज्यादा। यानी ओवरऑल हमें क्या मिला? हमें यह समझ में आया कि आपका एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो H प्लस आयन ज्यादा मिलेंगे। अगर H प्लस आयन ज्यादा मिलेंगे तो K की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर K की वैल्यू ज्यादा होगी तो pK की वैल्यू कम होगी। आया समझ में? और एक पॉइंट बोल देता हूं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो इस पर भी डिपेंड करती है कॉन्जुगेट बेस पर। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। आ रहा है समझ में? तो चलो मैं शॉर्ट में इसे लिखता हूं यहां पे लिखता हूं, देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? stability of conjugate base. It is directly proportional to what? Ka, and it is inversely proportional to what? Pk. This is the point. अभी हमें कंपेयर करना है कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं। मेरे पास ये एसिड है, ये कौन सा एसिड है बेटा? फॉर्मिक एसिड। और मेरे पास ये एसिड है, ये कौन सा एसिड है? एसिडिक एसिड। ये अगर पानी में जाता है तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा फॉर्मेट आयन और H+। ये अगर पानी में जाता है तो ये बनाएगा क्या? एसीटेट आयन और H+। अभी चेक करो बेटा, इन दोनों में स्टेबल कौन है? देखो बेटा, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसे फॉर्मेट आयन बोलते हैं, और ये कॉन्जुगेट बेस है, इसे एसीटेट आयन बोलते हैं। अभी अपने पास पॉइंट ये है कि देखो इस मॉलिक्यूल पर चार्ज निगेटिव है, तो मैंने बोला अभी निगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो वो अनस्टेबल होगा, निगेटिव चार्ज अगर कम होता है तो वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन है? CH3। आपको पता है CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, उसका प्लस इफेक्ट लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये चार्ज इंक्रीज होगा, और जितना चार्ज इंक्रीज होगा उतना ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देता, यानी इन दोनों में स्टेबल कौन है? फॉर्मेट आयन स्टेबल है। और अगर फॉर्मेट आयन स्टेबल होगा तो फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एसिटिक एसिड से। यानी हम लिख सकते हैं आखिरी में कि फॉर्मिक एसिड इट इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। यानी आप चेक कैसे करोगे? आप चेक करोगे, दोनों का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे और फिर चेक करोगे कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। चलो और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बेटा। देखो मेरे पास ये अल्कोहल है, मेरे पास ये दूसरा अल्कोहल है, और मेरे पास ये तीसरा अल्कोहल है।
आप सबको पता है ये अल्कोहल, आप सब ने देखे होंगे, ये सारे आपके एनसीईआरटी में दिए है बेटा। अभी ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री है बेटा, क्योंकि OH एक ही कार्बन से अटैच है। ये जो OH है ना बेटा, ये एक ही कार्बन से अटैच है। ये OH देखो बेटा, ये ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, उसे 1 डिग्री बोलते हैं। OH जिस कार्बन से अटैच है बेटा वो 2 कार्बन से अटैच है, तो उसे 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। और ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो इसे क्या बोलोगे आप? 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। तो इसमें आपको चेक करना है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो याद रखो हमेशा जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेन का क्वेश्चन आए ना, आप कॉन्जुगेट बेस बना लो, सबसे आसान वही मेथड है, कॉन्जुगेट बेस बना लो। इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे होगा? यहाँ से H+ निकालो, क्या मिलेगा बेटा आपको? आपको क्या मिलेगा? CH3CH2O-, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस। ओके, इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। अभी इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करो, मुझे बोलो बेस पे चार्ज कौन सा है? निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो चार्ज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ना बेटा, यहाँ पे देखो ये 2-2 ग्रुप दे रहे हैं इसे इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन को, तो ये और देगा इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन को देखो बेटा कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है बेटा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, तो क्या होगा? ऑक्सीजन पे चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो बोलो इन तीनों में सबसे वीक बेस कौन सा है? इन तीनों में सबसे वीक बेस कौन सा है? फर्स्ट, ये सबसे वीक है बेटा। और जो सबसे वीक होता है वो सबसे स्टेबल होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो सबसे अनस्टेबल होता है। ये सबसे अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये सबसे अनस्टेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा। और ये सबसे स्टेबल है, ये सबसे स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस, तो उसका पेरेंट एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। यानी ये सभी अल्कोहल वीक एसिड है, लेकिन अगर इनमें कंपेयर करोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री और फिर होगा 3 डिग्री। इस तरीके से बेटा हम एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो स्मॉल स्केल पे था, एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेन के लिए और रेजोनेंस वगैरह ये भी लगता है, एरोमेटिसिटी वो भी लगता है, लेकिन फिलहाल हम इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे थे। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है। हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी एसिडिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। ओके बेटा, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, और अगेन मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही डालूंगा, ठीक है।